हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी PCS के लिए GS1 पेपर के लिए जो 12 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा हल के साथ देख रहे हैं। उसी में हम 2018 का क्वेश्चन कर रहे थे। 2018 PCS में जो GS1 में पेपर आया था उसको सॉल्व कर रहे थे। उसके 80 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 81 से शुरू करेंगे और 150 तक जाएंगे। आज पूरा पार्ट 2 में मतलब इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर वेयर करिए, लोगों को बताइए, है ना, थोड़ा बढ़ाइए चैनल को। ओके, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से कहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो 2018 का था, कोई मतलब नहीं है, आज इसको कोई रिलीवेंसी नहीं है इसकी। अगला देखो, पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री 10 वर्ष की जेल हुई थी? तो ये पाकिस्तान का था, उस टाइम पे हुई थी, ये भी कोई मतलब नहीं है। अगला देखो, जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए थे? तो ये असम में पाए गए थे। अभी ये लाइट में नहीं होता, हालांकि आज भी रिलीवेंसी है इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक की आज भी रिलीवेंसी है, लेकिन अब ये लाइट में नहीं चल रहा है तो इसलिए क्वेश्चन इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ना के बराबर चांस हैं। चलो अगला देखो, जुलाई 2018 में से किसके द्वारा सफ़र वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो ये भी कोई मतलब नहीं है, करंट का क्वेश्चन था। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान यानी साइंस ने 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विशाल भूमिगत झील का कहाँ पता किया था? आज कहते थोड़ी बहुत देख सकते हैं, अगर रिपीट हुआ तो मंगल पे पता किया था। ये मंगल पे वैज्ञानिकों ने ढूंढा था कि मंगल पे झील है, पानी की झील है। कोई मतलब नहीं है, वैसे करंट का क्वेश्चन था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उस टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप थे, आज भी डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश से मुलाकात हुई? कोई मतलब नहीं है, उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। है जानना चाहोगे तो देख लेना, सिंगापुर में मुलाकात हुई थी। अगला देखो, अब मिलाओ सूची 1 सूची 2 मिलाना है। तो धनंजय, अब आपको मिलाना है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। ठीक है, तो देखो धनंजय कहाँ से संबंध रखते थे? तो धनंजय कुशलपुर के थे, धनंजय कुशलपुर से। नीलराज अवमुक्त। उग्रसेन कहाँ के बताओ? उग्रसेन पालक्का और विष्णुगोपा कांची। तो कौन सा हो गया भैया? 3-1-4-2 सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, 87 में सी। अगला देखो 88, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? अब इनमें बताना। देखो कालीबंगा कहाँ पे बताओ? कालीबंगा हाँ राजस्थान में है, और लोथल गुजरात में है। तो एक और दो तो है नहीं। आलमगीरपुर आपका मेरठ जिले में, और हुलास जो है ना इस सहारनपुर में। 3 और 4 सही है इसमें, 3 और 4 मतलब 1-2 तो है नहीं। देखना 1-2 सभी में था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें 2 था। ठीक है ना, चलो तो 3 और 4 डी। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो इसमें बताओ, श्रेणी नगरम, नानादेशिस और मणिग्रामम। इनमें से ऑप्शन सी नानादेशी जो है विदेश से संबंधित थी। ठीक है, ओके, ऑप्शन सी हो। अगला कथन कारण क्वेश्चन है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ? बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, इसलिए हुआ है। बताओ, ये तो कोई कारण नहीं हुआ। कारण तो ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं हुआ था, तो ये बी हो गया। कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। पुष्यमित्र संघ द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अयोध्या लेख से। अयोध्या लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र संघ ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ऑप्शन सी हो गया। अगला देखो, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग। तो चकला क्या था भाई? परगना से तो बड़ा होता था और सरकार से छोटा होता था। सूबा और परगना के बीच क्षेत्र इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। सरकार मतलब कई परगना मतलब क्या था? कई गांवों को इकट्ठा करके इस तरह से एक छोटी सी वो इकाई बनाई गई थी, उसको बोलते थे चकला। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी, 92 में सी। शाहजहाँ के काल में ये आया था, शाहजहाँ के काल में आई थी चकला। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से, मतलब सुरक्षा, आपको सुरक्षा देंगे हम, आप अटैक नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको हमें राजस्व देना पड़ेगा। तो क्या बोलते थे मराठी? इसको चौथ बोलते थे, बी ऑप्शन। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक एक मस्जिद, हालांकि गलत दिया है टर्म, ये मस्जिद नहीं है, ये क्या है? एक शिक्षा स्थल था। हाँ क्या था? क्या बोलते हैं शिक्षा स्थल को? बताओ।
आप बताओ। मदरसा बोलते हैं, शिक्षा स्थल मदरसा बोलते हैं। खैरुल मंजिल एक मदरसा था। इसका इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण भैया माहम अनगा ने करा था, माहम अनगा। अगला, निम्न युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संबलपुर, सुरेंद्र शाही, गंजाम, राधाकृष्ण दंडसेना, कश्मीर, गुलाब सिंह। बताओ। ये तीनों ही सही है, ए भी सही है, बी सही है, सी सही है, डी वाला गलत है। क्या है डी में? लखनऊ लियाकत अली नहीं, लियाकत अली भैया इलाहाबाद, उस टाइम का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। लियाकत अली का संबंध था आज के प्रयागराज से, लखनऊ का संबंध नहीं था, तो इसलिए डी गलत है। देखो आपको ए बी सी पता नहीं थे, लेकिन ये तो पता था ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो बताओ। रियासत और शासक, देवगिरी शंकरदेव सही है, होयसल वीरबल्लाल, मदुरा पांड्या। तो देखो, देवगिरी शंकरदेव भी थे, उसके बाद उनका पुत्र था रामचंद्र देव, शंकरदेव पुत्र का नाम रामचंद्र देव, ये भी देवगिरी से ही थे, जैसे बी वाला गलत है। ठीक है, बी वाला गलत है। होयसल वीरबल्लाल सही है, और मदुरा पांड्या ये भी सही है। तो इसमें बी 96 में बी गलत है। ठीक है जी। गलत देखो, निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहले कौन, बाद में कौन। देखो, अब थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, हल्का सा इसको, चलो देख लेंगे। 97, तो आप देखो सबसे पहले मोहम्मद शाह का कार्यकाल कब तक का है? 1740 से 48, ये 40 में है, 1740, 17 के बाद ये सब। जहांदार शाह का कार्यकाल कौन सा है? जहांदार साल ये 12 में, 1712-13 में। अच्छा, अहमद शाह का कार्यकाल भैया बताओ। अहमद शाह का है 48 से 54 तक, ये 48 हो गया, 48 हैं। अच्छा, उसके बाद आलमगीर होती है 54 में, 54 से 59। अब देखना सबसे पहले कौन, 12 है जहांदार शाह यानी बी, फिर कौन आएगा ए, बी ए, और फिर डी यानी 48 में अहमद शाह, और फिर आलमगीर शाह। बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, हाँ ये रहा बी ऑप्शन, 97 बी ऑप्शन हो गया। चले अगला देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। किसकी? गुजरात की। ठीक है जी। चलो अगला देखो, और दूसरे नंबर पर देखें तो आंध्र प्रदेश आता है। देखना कभी कभी ऑप्शन में पहले नहीं देगा, गुजरात नहीं देगा, उसके बाद ऑप्शन बना देगा, तब आंध्र प्रदेश का नंबर आ जाएगा। ठीक है। अगला, हाँ, अगर वहीं बात करें हम पूरे किसकी, ये तो केवल राज्यों की बात हो रही है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भैया आंध्र प्रदेश वो आएगा, अंडमान निकोबार आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अंडमान निकोबार गुजरात से भी बड़ी है, उसकी अंडमान निकोबार की, गुजरात की है 1214 किलोमीटर की। चलो, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैव आपदा बोली जाती है? कौन सी बताओ? तो यमुना को, 99 का हो गया ए, यमुना को जैविक आपदा। हालांकि गोमती को भी जैविक आपदा उसके कारण बोलते हैं, उसका दर्जा दिया है, लेकिन मेन इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित ये है यमुना, इसलिए ये ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, दोनों में सेलेक्ट करना जाओ। अगर कूट से होता गोमती भी होती, एक और दो दोनों ही हो जाते फिर। ठीक है, कूट अगर होता तो, लेकिन कूट है नहीं, एक ही चुनना है चारों में से, तो यमुना हो गया। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है इसमें? हालांकि कोई भी सही नहीं है इसमें, कुछ भी थोड़ी हद तक नल्ला मल्ला पहाड़ी हो सकती है, आंध्रा में है ये वो, लेकिन ये भी नहीं है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती हैं। अब देखो, सेवराय तमिलनाडु में, जवादी पहाड़ियाँ ये भी तमिलनाडु में, और विलीगिरिंगार पहाड़ी ये कर्नाटक में पड़ती हैं। तो यही एक नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है यहाँ आंध्र प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे वेंकटेश्वर मंदिर नहीं है। ये निरुमाला शेषाचलम पर्वत है, वहाँ पे तिरुपति है, ये यहाँ नहीं है। लेकिन ये आंध्रा के नाम से थोड़ा सा लगा सकते हो नल्ला मल्ला, लेकिन ये गलत था, ये सब गलत ही था। ठीक है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो भैया प्लीस्टोसीन है कहीं, प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का। तो भाई देखो, थोड़ा फैक्चुअल बात देख लो, थार मरुस्थल का निर्माण जो है 70,000 वर्ष पहले का माना जाता है, और प्लीस्टोसीन युग जो है 2,58,000 2,60,000 वर्ष से लेके और 11,700 वर्ष तक का माना जाता है। तो उसी बीच में आ गया ये प्लीस्टोसीन युग के टाइम पे। 101 का सी। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? अब देखो भाई, देखना, गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती है, पूर्वी घाट की तरफ बहती है। कावेरी ये भी सेम है, पश्चिमी घाट की तरफ से निकलती है, पूर्वी घाट की तरफ बहती है। और कबाम, इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन भैया ताप्ती के बारे में जानते हो, मध्य भारत से निकल के और कहाँ गिरती है? पश्चिमी भारत में ये ड्रेन होती है, गिरती है, पूर्वी भारत बीच से निकलती है, मध्य भारत से निकलती है, उच्च भूमियों से निकलती है, मध्य भारत की उच्च भूमियों से निकलती है। तो यही हो गया बी ऑप्शन। कबाम के बारे में नहीं जानते, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो बी के बारे में जान रहे थे ना, ताप्ती के बारे में। अगला देखो, वैश्विक गाँव की संकल्पना का विकास आधारित है। वैश्विक गाँव देखो, परिवहन और संचार को
वैश्विक गांव की संकल्पना का आधार माना गया है। देखो क्या है, क्या होता है समझो थोड़ा सा। एक मार्शल मैकलुहान करके एक वो हुए हैं, एक क्या बोले, इनको बोलेंगे एक भविष्य वक्ता हुए, भविष्यवाणी की उन्होंने। तो उन्होंने बोला था कि आगे जो है ये पूरा विश्व एक गांव की तरह होगा, यानी टेक्नोलॉजी, परिवहन, संचार साधनों से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो एक गांव की तरह, जैसे गांव के लोग होते हैं ना, तुरंत एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, पास में रहते हैं। तो इसी तरह से आगे विश्व भी ऐसे ही हो जाएगा। तो उन्होंने ये बताया था। नाम क्या था, नाम याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लिया है, नाम पूछ सकता है कि वैश्विक गांव की संकल्पना किसने दी थी। तो किसने दी थी, मार्शल मैकलुहान ने। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। ये उस टाइम भी था और मेरे हिसाब से आज भी होगा, एक बार देख लेना। ये है भैया डेनमार्क में प्रति गाय सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, सी, 104 में सी। अगला देखो, एक बार गूगल सर्च कर लेना। चलो अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता सबसे कम। तो भैया श्रावस्ती में पुरुष साक्षरता हो, महिला साक्षरता हो या टोटल साक्षरता हो, सबसे कम थी। और सबसे ज़्यादा किसमें थी, कानपुर नगर में महिलाओं की। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, ये प्रमुख फलों में से किसकी किस्में, ये बताओ। तो ये किसकी हैं, ये अंगूर की किस्में हैं। 106 में क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया, अंगूर की। गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना है, अनाके शाही, ये सब अंगूर की किस्में, डी। क्या हो गया, डी ऑप्शन। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। उस टाइम भी था और आज भी है, वही पता है, 2018 में था और आज भी वही है। 107 में बताओ कौन है फिर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। केरल है। केरल जो है काली मिर्च इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है आज भी। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। चलो, केरल में कौन सी चोटी है, मतलब ये राज्य और चोटी बनानी। देखो सबसे पहले उत्तराखंड में देखना कौन सी है, नंदा देवी। तमिलनाडु में दोद्दा बेट्टा एक। और केरल की अनाईमुड़ी। और भैया नागालैंड की कौन सी हो गई, सारामती। तो कौन सा होगा, देखो पहले में केरल में हो गया अनाईमुड़ी 3 और 4, 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, 108 में सी ऑप्शन। अगला देखो 9, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। जो उस दिन था आज भी है, चिली। 109 में सी। चिली 2018 में भी ये क्या रिपोर्ट ही आई थी उस टाइम आयोडीन के लिए। तो आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक था, आज भी चिली ही आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, सी ऑप्शन सही है। 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। तीसरी बार क्वेश्चन आया है इसे, 16, 17, 18 है ना, 18 में भी आ गया। तो हरियाणा यही है, बताओ। 110 में बिल्कुल सही है ना, शिशु लिंगानुपात हरियाणा में न्यूनतम है, सबसे कम है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, सी हो गया। और उत्तर प्रदेश में कितना है ये याद रखना, उत्तर प्रदेश में भाई टोटल लिंगानुपात 902 है, 900 और 2। ओके चलो 902। वहीं शिशुओं की बात करें, सॉरी शहरी क्षेत्र में बात करें, ये किसका है, शिशु का है। और नॉर्मल 919 है, 919 नॉर्मल है। और शिशुओं की बात करें 902 है। शहरी क्षेत्र में ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 965। और ग्रामीण में 906, सॉरी शहरी क्षेत्र में 906 और ग्रामीण क्षेत्र में 885 है। ठीक है, चलो 1 मिनट हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन बैठ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 110 हो गया ना, किसमें हो गया, हरियाणा, सी। अगला 11 आ जाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक, ग्रामीण जनसंख्या। तो ये उत्तर प्रदेश। 2011 में क्या हो गया, डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या। लेकिन प्रतिशतता में बात करें तो हिमाचल प्रदेश। और प्रतिशतता में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है बताना आप, और प्रतिशतता में और ऐसे जनसंख्या में ये बताना आप। और ये उत्तर प्रदेश भैया जनसंख्या की संख्या में बात करें तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रतिशतता में बात करें तो हिमाचल प्रदेश। ओके ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश का 80% जनसंख्या ग्राम में रहती है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, मतलब पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो सबसे पहले आया था भैया कवच वाले जीव आए थे, 3 सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है जी, कवच वाले जीव सबसे पहले आए। ठीक, अच्छा उसके बाद में क्या आया, फिर कीट आए, 3-2 हो गया। फिर आया कौन आया, फिर आया सरीसृप आया, फिर सरीसृप आया और फिर आया पहला स्तनधारी सबसे लास्ट में, यानी 3-2-1-4, 3-2-1-4, 3-2-1-4, ये सी ऑप्शन। अब दोबारा देख लो, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। कवच वाले जीव सबसे पहले, उसके बाद कीट आए, फिर आए सरीसृप और स्तनधारी बाद में आए। ठीक है जी, 112 में सी। देखो 13, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से क्या कहलाती है। मतलब आज की पूर्ति हो जाए, आगे के लिए भी छोड़ो। ये क्या है,
संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सी 113 में सी। ठीक है, क्या है, किसने दी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना? किसने? रचेल कार्सन ने। 1968 में इनकी बुक आई थी साइलेंट स्प्रिंग, उसमें रचेल कार्सन ने ये संकल्पना दी। ठीक है जी। अच्छा, एक बुक पूछी जाती है, नाम है द पॉपुलेशन बम। किसकी है वो? गॉल एली की पॉपुलेशन बम, याद रखना। ओके। अच्छा, 1987 में एक रिपोर्ट आई थी ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट, उसमें क्या क्या टॉपिक था? हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर। ये सीखे, कुछ ध्यान रखना। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 14 में 11 जुलाई। अगला, निम्न में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है बताओ? योजना आयोग उस टाइम पे, और अब नीति आयोग। ठीक है, क्या है? डी ऑप्शन, याद रखना। गरीबी रेखा का निर्धारण दोनों स्तर पर, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, दोनों पे नीति आयोग करता है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में सर्वप्रथम? सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पे हैं? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं शहरीकृत की बात, देखो लंबाई सड़कों के मामले में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन शहरीकृत की बात करें तो गोवा है। गोवा ओके, परसेंटेज में सर्वाधिक नगरीकृत या शहरीकृत गोवा, उसके बाद मिजोरम। 16 में हो गया ए। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड यानी प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? तो आयकर से, इनकम टैक्स से। सी 17 बी इनकम टैक्स से। ठीक है, आयकर अधिनियम कब का आया? आयकर एक्ट 1961 का है भैया, 1961 का। ओके, चलो इसमें संशोधन किया इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अभी इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है, याद रखना। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया ये कहाँ? एम्स्टर्डम। कहाँ पे एम्स्टर्डम? नीदरलैंड में। क्या बताना? 118 में ए, बिल्कुल सही है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? हालांकि उस टाइम ये चर्चा में था, लेकिन आज भी इसका मतलब है किससे है ये है शिक्षा से। 19 में, सॉरी शिक्षा से नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य से है। सी स्वास्थ्य से, बच्चों के स्वास्थ्य से। क्या है ABC का मतलब? समझ लो पहले, अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। ठीक है, ये सूचकांक बाल स्वास्थ्य से संबंधित, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। 4 संकेतकों पर ये आधारित है। कितने? 4 संकेतकों। कौन कौन संकेतक हैं? यानी पोषण, न्यूट्रिशंस, दूसरा उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल, और तीसरा है स्कूलिंग यानी शिक्षा, चौथा है इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण। देखो कौन सा? पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा और टीकाकरण, इन 4 चीज़ों पे 4 इसके स्तंभ हैं, संकेतक हैं। ठीक है, तो ये ABC मतलब स्वास्थ्य संबंधित, बच्चों के स्वास्थ्य से। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो ये 55% रहता है। ठीक है, आज भी वही है, 55% लगभग, इतने 55% लोग शहरों में रहते हैं। UNDESA जनसंख्या और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, इन सब की रिपोर्ट भी देता है UNDESA। अगला देखो, 120 हो गया डी, 120 में डी। अगला देखो, अच्छा इसमें एक चीज़ बताई गई थी कि 55% रहने से 2018 की रिपोर्ट आई थी, और 2050 तक ये बोला था कि 68% लोग शहरों में रहने लगेंगे 2050 तक। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई एश ये प्राथमिक प्रदूषक हैं, लेकिन स्मोक जो है ना द्वितीयक प्रदूषक है। कौन? स्मोक। 121 में ए। ठीक है जी। और देख लो, ये पूछता है क्वेश्चन, द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन से कौन है? तो देखो पैन हो गया, ओजोन, स्मोक, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं, द्वितीयक प्रदूषक हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्ष से काफ़ी अधिक? सबसे ज़्यादा इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रजातीय विविधता कहाँ होगी? तो भैया उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में खूब होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरल रीफ में होगी। सी 122 में सी कोरल रीफ। कोरल रीफ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों से अगर तुलना की जाए तो कोरल रीफ में प्रजातीय विविधता यानी जातीय विविधता ज़्यादा होगी। अच्छा, प्रवालों की 1 लाख प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनका केवल 10% हमने अध्ययन किया है अब तक। ठीक है, तो प्रवालों को क्या बोलते हैं? सामुद्रिक वर्षा वन कहते हैं। और इन सब में किसमें प्रजातीय विविधता सबसे ज़्यादा होगी? कोरल रीफ में होगी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो भैया कीटों से प्राप्त नहीं होता तो मोती नहीं होता। देखो रेशम, शहद, लाख सिर्फ कीटों से होते हैं, मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता। 123 में डी। किससे प्राप्त होता है फिर? मोलस्का संघ के जीव होता है पिंक टेडा या पर्ल ओयस्टर, पिंक टेडा या पर्ल ओयस्टर, उससे प्राप्त होता है मोती। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्ते की सरसराहट का डेसिबल? वृक्ष के पत्ते मतलब पत्तों की सरसराहट कितने डेसिबल पे होती है? तो 20 डेसिबल की आवाज़ निकालते हैं पत्ता जब सरसराहट करते हैं, और बोलचाल, सामान्य बोलचाल में 60 डेसिबल होती है। ठीक है,
124 में। और यूएन ने एक लिमिट बताई है कि सबसे अच्छी कितने डेसिबल की आवाज़ होती है मानव के लिए, तो 45 डेसिबल, ठीक है, याद रखना ये भी 124 में। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। अरे चलो 124 हो गया, 25 आओ, 125, हाँ जी 125। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कॉप, अभी इसको छोड़ो, कॉप 29 की बात करते हैं। 29 अभी हुआ है, कहाँ हुआ है ये, तो इसका छोड़ दो, अभी हुआ है बाकू में, अजरबैजान की राजधानी बाकू में, ठीक है, कॉप 29। और अगला कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा 30, अभी होगा नहीं, नवंबर दिसंबर में होगा, तो ये हमारे एग्जाम से बाद होगा। कॉप 29 कब हुआ था, 24 में हुआ था नवंबर में, तो बाकू में हुआ, और 30 में होगा बेलेन ब्राज़ील में, ठीक है। अगला चलो, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, दोबारा आया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2008 में, इसमें 8 लक्ष्य बताए गए थे हमारे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर हमारी कार्य योजना 2008 में आई थी, 8 ही लक्ष्य थे, 126 का हो गया बी ऑप्शन। अगला चलो, सबसे, हाँ एक चीज़ याद रखना, इसमें एक चीज़ पूछता है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित इसमें लक्ष्य था, नहीं था, परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं था, ये याद रखना, ये देखे घुमाता है। अगला, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, तो महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर होता है, स्टेबल होता है, ए ऑप्शन होगा, कौन सा, ए ऑप्शन होगा। चले अगला, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए होता है, तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, ए ऑप्शन, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, ए। 128 में क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा, इसके तहत जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ना, उनके दहन के माध्यम से उनमें शामिल कार्बन तत्वों को नष्ट कर दिया जाता है, ए ऑप्शन, बी नहीं, ए भाई। चलो 29 आओ, हरित गृह प्रभाव क्या है, वैश्विक ताप में वृद्धि करता है, वैश्विक ताप में कमी करता है, ये बिल्कुल सही है, वैश्विक ताप में वृद्धि करता है। क्या होता है, देखो जब सूर्य से जो हमारी एनर्जी आती है, विकिरण आता है, तो वो किस में आता है, लॉन्ग वेव में आता है, शॉर्ट वेव में, बताओ। जब मतलब सूर्य से हमने विकिरण ग्रहण किया, तो वो दिन में ग्रहण कर लिया, रात को जब ठंडा होता है तो क्या है, पृथ्वी उसको क्या परावर्तित करती है, और परावर्तित करने के टाइम इनका जो परास होता है ना विकिरणों का, वो बड़ा होता है, और वो वायुमंडल में ट्रैप हो जाता है, इसलिए जो हमारी पृथ्वी गर्म रहती है, ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है ना, नहीं तो इसमें बर्फ जमे हर टाइम आदमी रह ही नहीं पाएगा। तो इसी में क्या है, आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अब इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन आ रहा है, पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, उसके चलते जो एक एक्चुअल अमाउंट ग्रैब करना चाहिए ना, एक्चुअल अमाउंट जो विकिरण पकड़ना चाहिए उससे ज़्यादा को ग्रैब कर ले रहा है, इसलिए ज़्यादा गर्म हो रही है पृथ्वी, और यही ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, समझ गए। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, तो इसमें प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है, डी। 130 में डी, मीथेन इसका मुख्य घटक होता है, डी। अगला, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक, दोबारा पूछा है, गिद्धों के लुप्त होने के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, तो वही डिक्लोफेनेक। देखो दोबारा तीसरी बार आया अभी, देखो मैं चौथे टेस्ट में ही, है ना। 131 में डी होगा, डिक्नोफ्लेक सोडियम, डी। इसको गिद्ध खाते हैं, मतलब पहले पशुओं को दिया जाता है, पशु मर गए तो उसको गिद्ध खाएंगे, गिद्ध खाने के बाद फिर गिद्ध भी मर जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, 2015 में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक कौन था, वो छोड़ो, अभी कौन है 2024 के हिसाब से, सबसे बड़ा है चीन, चाइना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, चाइना। दूसरा है यूएसए, और तीसरे पे इंडिया, ठीक है, चाइना, यूएसए, इंडिया। चलो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों को पहुंचाती हैं, बिल्कुल राइट है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, ये भी राइट है, मानव निर्मित थी भैया। भारत आपदा मुक्त देश है, अरे आपदा मुक्त कहाँ है, आपदा प्रभावित तो खूब आपदा आती हैं यार। मैग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, मैग्रोव जो होते हैं चक्रवातों का प्रभाव कम कर देते हैं, ये बिल्कुल बात सही है, चौथी। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा, तीसरे वाले को हम कर देते हैं रॉन्ग, हाँ, तीसरे वाले क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, तो तीसरा हो गया रॉन्ग, ओके, और चौथा हो गया सही। तो 1 2 4, ठीक है जी, 1 2 4, देखो कौन सा 1 2 4, सी ऑप्शन होगा, सी हो गया। चलो 134, निम्न में से किसका वेग अधिकतम होगा, तो बताओ ना भैया। देखो सबसे ज़्यादा वेग होता है प्रकाश का, इनमें प्रकाश का होगा, और प्रकाश से ज़्यादा किसका होगा, एक्स किरण होगा, बी हो गया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय किरणों का सबसे ज़्यादा होता है ना, तो 134 में बी हो गया। चले, ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूपक, कार्बन का प्रतिरूपक है और नैनो प्रतिरूपक छोटा, बी। 135 में बी। चलें, अगर देखो 36, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है, ठोस में होता है, और ठोस कौन सा, देखो ये होता है इस्पात में, इस्पात में सबसे ज़्यादा, उससे कम, देखो ठोस में सबसे ज़्यादा, गैसों में उससे कम, उन्हें जल में उससे कम, और गैसों में सबसे कम, ऐसा होता है। निर्वात में चल नहीं सकती ध्वनि, लेकिन प्रकाश निर्वात में ही सबसे ज़्यादा चलता है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है, कौन सा होता है बताओ, धुआं में क्या होता है जिससे आंखें जलती हैं, तो पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है जिससे आंखें हमारी जलती हैं, डी। 137 में डी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम
नामक पुस्तक किसकी? तो स्टीफन हॉकिंग्स बहुत लाइट में थे उस टाइम। ए ऑप्शन, आज कोई मतलब नहीं है, ये एक्सपायर हो गए अब तो। ए ऑप्शन, ठीक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगला देखो, निम्न में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? कौन सा? तो आंवला सबसे टॉप है, आंवला, है ना। बाकी जो खट्टे फल हैं सभी होते हैं। इसका नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला देखो, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो मंगल ग्रह, अभी देखे थे ना, क्या पानी मिला है भाई मंगल पे, तो जीवन के लिए संभावना है मंगल पे। ए ऑप्शन, 40 में ए ऑप्शन। ओके चलो। 41, आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल मिला था? तो सापेक्षता सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, बी। 141 में बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1879 में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को। 1921 में भौतिकी का नोबेल मिला था, ठीक है, बी। निम्न ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो भैया सौर ऊर्जा कहाँ प्रदूषण करती है? सौर ऊर्जा बिल्कुल भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है। बाकी कोयला भी करता है, पेट्रोलियम करता है, नाव की ऊर्जा भी करती है। क्या करती है नाव की ऊर्जा? बताओ कौन सा? ये ताप प्रदूषण करती है, जल को गर्म करता है, ए, है ना, इसमें ये भी करती है, लेकिन बी ऑप्शन सौर ऊर्जा नहीं करती है। 43, राज्य के नीति निर्धारक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो देखो, सामाजिक, समाजवादी, गांधीवादी, उत्तर बौद्धिकवादी, ये तीनों में विभाजित किए जा सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम राइट है। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? अशोक चंद्रा, नाम याद रख लेना। आर्थिक मंत्री परिषद किसे कहा जाता है? तो भैया योजना आयोग को। अभी हम पढ़ रहे थे पीछे, योजना आयोग क्या करता है? गरीबी का भी निर्धारण करता है, गरीबी की रेखा बनाता है। तो भैया आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया किसने? अशोक चंद्रा ने कहा है। नाम याद रखना किसने कहा है। अब ये पूछ लेगा आर्थिक मंत्री परिषद योजना आयोग को किसने कहा है? तो अशोक चंद्रा ने कहा है। आगे ऐसे पूछ लेगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखो थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है। पीएन भगवती ने ये स्वीकारी सबसे पहले जनहित याचिका, पहली बार पीएन भगवती साहब ने, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने स्वीकारी थी। और ये मुख्य न्यायाधीश उस टाइम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, उस टाइम ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। अच्छा, उस टाइम ये न्यायाधीश ही थे, ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही है। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके ऊपर लिखी गई? मनमोहन साहब के ऊपर। इसमें मूवी बन गई है बाद में, तो किसने लिखी है? संजय बारू साहब। ये इनके मीडिया प्रभारी थे, मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने लिखी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। भारत की, आज कोई मतलब नहीं है इसका, ये तो रिलीवेंट नहीं है अभी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक देखो, 12वीं और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को। 11 बैठक पहले हो चुकी थी, कब? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान अंगीकृत किया गया उस दिन 11वीं बैठक थी। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को लास्ट दिन ये मिलते हैं, 26 जनवरी को लागू हो जाता है, और ये 12वीं बैठक थी। इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता और समाप्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद को संसद समाप्त कर सकती है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता इसको। ये स्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा स्थायी सदन है, 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ऐसे इसका हिसाब है, ठीक है, सेम है ऐसे ही। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया? अब ये देखो, ये भी गलत ही है, क्योंकि ये जो है 2006 में अलग से मंत्रालय आया है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 1985 से 2005 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत इसने काम किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव विकास मंत्रालय के तहत काम किया है, लेकिन 2006 में, अब देखो 2006 में अलग से मंत्रालय बनाया, तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, ये हटा दिया था क्वेश्चन। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना? 20। कितना हो सकता है? 20 हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, पूछा है 20, लेकिन अभी कितना है? अभी 13 है प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि 550 लोग हैं ही नहीं। 552 जो होते हैं ना, 552 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, वो है ही नहीं अभी कितने हैं? 545 हैं, 545। 530 किससे हैं? राज्यों से, 530 राज्यों, 545 क्या? 43 हैं, 43 हैं, 43 कितने हैं? 43 को चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो, तो अभी कितने? 543 हैं। क्यों? पहले होते थे 45, 2 हटा दिए, एंग्लो इंडियन हटा दिए, तो जिसमें 530 तो हैं राज्यों से और 13 हैं अभी केंद्र शासित प्रदेशों से। मैक्सिमम कितने? 20 हो सकते हैं, ठीक है, 20 हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं रोकेंगे। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगी है तो इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, चैनल को बढ़वाइए, थोड़ा हेल्प करिए, शेयर वेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।